बचपन पड़ता है। जी। अभी कोई आकर मेरे से कहेगा कि आप मैं उसे काम दिलवा दूं, तो वो मेरे बस का नहीं है। मैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं उसको वहाँ के ऑफिसेस बता सकता हूँ, वहाँ के कास्टिंग वालों के नंबर दे सकता हूँ, वहाँ अगर कोई मेरा डायरेक्टर पहचान का है तो उससे मिलवा सकता हूँ। काम खुद की काबिलियत पे मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं इस फील्ड में जो आया, जो मैंने सपना संजोया था 5th क्लास में कि मुझे एक्टर बनना है, भीड़ से अलग दिखना है, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था अजय देवगन जो कि सुपरस्टार हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और मेरे आइडियल हैं वो। काफ़ी नर्वस था, लेकिन जैसे जयदीप सर से बातचीत हुई, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कितना टाइम से आप इस फील्ड में हो। तो 5 मिनट की बातचीत हुई और इस 5 मिनट में ही उन्होंने मुझे अपना बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द फैक्ट विद ऋषभ के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ में जो कलाकार मौजूद है वो बहुत ही खास है हमारे लिए। वो पिछले 25 साल से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। साथ में उन्होंने टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज़ में भी काम किया है। जयपुर से निकलकर मुंबई तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, आज हम जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। और उन्होंने चर्चित वेब सीरीज पाताल लोक में भी काम किया है। तो बिना देर किए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान अजय जैन जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो 25 साल का ये पूरा सफ़र सर कैसे रहा? 25 साल का सफ़र, बहुत सारे उतार चढ़ाव इसमें देखे और कभी खुशी कभी गम मिले और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अब तक के जो 25 सालों की जो लाइफ है बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत निकली। जी, तो जयपुर से निकलकर मुंबई तक का सफ़र जो आपने तय किया, वो उसकी क्या वजह थी आपकी? उसके पीछे क्या ऐसी वजह रही? बचपन से ही एक सपना संजोया था कि कुछ अलग करना है और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तो 5th क्लास में मैं जब पढ़ता था तभी से ये सपना संजोया था और बस तभी से उसके पीछे मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया था। तो सर जैसा कि आपने बोला कि बचपन से आपका एक ड्रीम था फिल्म्स में काम करने का, थिएटर में काम करने का। तो थिएटर ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव किए, और एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या कुछ आपने सीखा और जाना थिएटर से? नहीं, स्टार्टिंग में तो थिएटर तो मैं जानता ही नहीं था। स्टार्टिंग में जब ये ड्रीम मैंने देखा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, सुपरस्टार बनना है, हीरो बनना है, तो थिएटर उस ज़माने में मैंने कभी सुना भी नहीं था और थिएटर का मतलब मैं सिनेमा हॉल समझता था। फिर मेरे एक फ्रेंड हैं बचपन के ही, उन्होंने मुझे थिएटर के बारे में बताया और ये मालूम नहीं था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। जी। तो फिर मुझे मैंने किसी न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखा था किसी टीवी सीरियल के बारे में, उसमें क्लासिफाइड में मैंने पढ़ा था। तो वहाँ गया, ऑडिशन दिया और उसके बाद में फिर थिएटर मैंने ज्वाइन किया। थिएटर मैंने ज्वाइन किया था 2000 में और मेरे थिएटर के जो गुरु रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, कोविड में उनकी डेथ हो गई थी। समीर राज सर मेरे गुरु थे और थिएटर में मैं अपने 2 गुरु मानता हूँ, एक समीर सर और दूसरे साबिर खान साहब। साबिर खान साहब ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है और इन दोनों की वजह से ही आज जो कुछ भी कर पाया हूँ मैं थिएटर में या फिल्म इंडस्ट्री में, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं इन दोनों को देता हूँ। और दोनों ही जयपुर के बहुत नामी थिएटर डायरेक्टर हैं। हाँ। और बहुत से जैसे आपकी तरह बहुत से ऐसे जयपुर रंगमंच के कलाकार हैं जो उनसे प्रशिक्षण लेके और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है। जी बिल्कुल जी। तो सर जैसा आपने बताया कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। थिएटर आप जानते नहीं थे, लेकिन थिएटर में आप आए, आपके जो आपको गुरु मिले उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, आपको मतलब उस तरीके से बारीकियां सिखाई थिएटर की। तो उस बीच आपको ऐसा लगा कि मैं सही जगह आया हूँ या नहीं, कि जैसा मैं सोचता था वैसा तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ कभी आपके मन में ख्याल आया?
नहीं, ऐसा मन में कभी ख्याल नहीं आया कि जो मैंने सोचा था वो यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं आया था तब ज़ीरो पे आया था। धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आई, और मेन इम्पोर्टेंट बात ये समझ में आई थी कि जब तक खुद परिपक्व नहीं हो तब तक मुंबई के बारे में सोचना भी नहीं है। पहले अच्छे से थिएटर करो, चीज़ों को सीखो, बारीकियों को सीखो, उसके बाद में फिर मुंबई का मैंने सोचा था। और जब मैं थिएटर में आया था नया-नया, तभी मैंने सोच लिया था कि लगभग 10 साल में थिएटर करूँगा, उसके बाद में मैं मुंबई जाऊँगा। तो 2009 तक मैंने रेगुलर थिएटर किया। स्टार्टिंग के 2 साल मैंने समीर सर के साथ में काम किया, फिर साबिर सर के साथ में 3-4 साल काम किया मैंने। उसके बाद में फिर अलग-अलग जो थिएटर डायरेक्टर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सर, तो कई लोगों से मैं सीखा, और उसके बाद में मैं मुंबई गया। तो मुंबई में आप जैसे जब आप मुंबई पहुँचे अपने होम टाउन से निकलकर जयपुर से, तो वहाँ पे आपके लिए सब कुछ नया था। तो वहाँ का संघर्ष किस तरीके का आपके लिए रहा कि आप अपने शहर से जैसे किसी दूसरे शहर में गए हैं, तो वो आप उसके बारे में बताएं सर। मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं इस फील्ड में जो आया, जो मैंने सपना संजोया था 5th क्लास में कि मुझे एक्टर बनना है, भीड़ से अलग दिखना है, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था अजय देवगन, जो कि सुपरस्टार हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और मेरे आइडियल हैं वो। तो बचपन से काफ़ी फिल्में उनकी देखी थी, तभी से उनको देखकर ही मैं प्रेरित हुआ कि मुझे भी इनके जैसा एक्टर बनना है, फिल्मों में काम करना है, बड़ी स्क्रीन पर काम करना है। तो वही सपना था, और 2009 में मैं मुंबई गया था। तब इसी थॉट के साथ में गया था कि मैं जाके अजय देवगन से मिलूंगा। काम करना एक अलग बात है, लेकिन उनको दूर से भी देखना एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो अभी तक हो नहीं पाया। वैसे आप तो उनके फैन थे? हाँ, जो अभी तक तो हो नहीं पाया। नहीं, उनके होगा, साथ में जरूर होगा सर। उनके साथ में काम करने की इच्छा है, और डेफिनेटली बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर होगा। तो 2009 में जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, तो फाइनेंशियल भी इतना कोई था नहीं मेरे पास में, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। छोटा सा अमाउंट लेकर गया था मैं, और मुंबई में जाते ही विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे आमिर खान साहब के साथ में काम करने का मौका मिला 2009 में। इनक्रेडिबल इंडिया, वो मेरा मुंबई का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। वो ऐड था, वो एक ऐड था वो। ओके। तो मतलब आप मुंबई गए तो आपको मुंबई ने निराश नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कि आप जिस मोटिव के साथ में गए थे कि एटलीस्ट आपको, और वो भी इतने बड़े स्टार के साथ आपको मौका मिला काम करने का, और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है सर। तो आपको मुंबई में जाने के बाद ऐसा कोई दिन याद हो कि पहला ऑडिशन देने आप गए, और उस ऑडिशन आपको याद हो कि ऑडिशन क्या था, और उस दौरान आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? नहीं, ऑडिशन तो याद नहीं है, फर्स्ट ऑडिशन मेरा कौन सा रहा, बट उस टाइम पर ऑफलाइन ऑडिशन का ज़माना था। आज तो अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो अब हम जयपुर में बैठे बैठे मुंबई में काम कर सकते हैं, बट पहले सिनेरियो वहाँ का कुछ और था। तो कहीं पे भी हम ऑडिशन देने जाते थे तो बहुत भीड़ रहती थी, 100, 200, 300 लोगों की भीड़ हुआ करती थी, और कास्टिंग टीम में जो कोई भी बंदा होता था वो गेट खोलता, बाहर आता और बोलता नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, फिट फिट फिट। तो उसमें से अलग कर दिए जाते थे? हाँ, जो फिट थे वो वहाँ रुक जाते थे, जो नॉट फिट हुआ करते थे वो दूसरी जगह चले जाते थे ऑडिशन देने के लिए। तो सर, टीवी सीरियल्स में भी जैसे आपने काम किया, अभी रिसेंटली आपका एक बहुत फेमस शो चल रहा था टीवी पे, बींदनी। तो सीरियल में काम करना और आपका थ्रू आउट जो करियर रहा है, थिएटर बैकग्राउंड से आप हैं, तो थिएटर में और टीवी सीरियल्स में क्या डिफरेंस है? थिएटर एक अलग मीडियम है, सिनेमा एक अलग मीडियम है, टीवी एक अलग मीडियम है। थिएटर में सब कुछ लार्ज होता है और हमारे पास में सिर्फ 1 टेक होता है, क्योंकि स्टेज पे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो भी 1 टेक है, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ में मैंने अपना एक्ट कर दिया तो भी 1 टेक। उसमें रीटेक का मौका नहीं मिलता।
और स्क्रीन के ऊपर, कैमरे के ऊपर हमें रीटेक के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। बट सीरियल और फिल्म दोनों का सिनेरियो भी अलग होता है। टीवी के ऊपर थोड़ा सा ड्रामा चाहिए होता है, उसमें भी लार्ज एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, थिएटर जितने नहीं बट लार्ज एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू सिनेमा। हाँ, और सिनेमा के लिए अगर हम काम करते हैं तो बहुत कॉम्पैक्ट होता है वो, और एकदम सटल वहाँ पर करना पड़ता है, नेचुरल। आजकल तो वैसे भी सब लोग नेचुरल ही मांगते हैं। आजकल वो ज़माना गया कि एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। एक्टिंग कोई नहीं मांगता, नेचुरल होना चाहिए, जो होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो यही डिफरेंस है थिएटर में, फिल्म में और टीवी सीरियल्स में। हाँ, कि क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एक्टिंग एक्टर परफॉर्म करता है, चाहे वो ऑन कैमरा सिनेमा के लिए कर रहा हो या टीवी सीरियल के लिए कर रहा हो या थिएटर पे कर रहा हो, ऑन स्टेज कर रहा हो। होने को एक्टर अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसे कैमरा के लिए टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए कि अपने एक्सप्रेशंस कितने रखने हैं, लाउड रखने हैं या सटल रखने हैं, मीडियम रखने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक फ्रेम की नॉलेज भी होनी चाहिए। हाँ, कि आपका फ्रेम इतना है तो उसी फ्रेम में आपको खेलना है सब कुछ। अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए, हल्का सा भी मूव ऑन हो गए, तो वो आउट ऑफ कैमरा, आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये टेक्निकलिटी जो चीज़ें हैं, ये सभी एक्टर्स को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल सर। तो ये आपने जो बहुत ही एक फेमस वेब सीरीज़ है पाताल लोक, तो उसमें भी काम किया है और हम सब ने वो वेब सीरीज़ देखी है, तो उसका अनुभव शेयर कीजिए सर, कैसा क्या अनुभव रहा? पाताल लोक का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई थी मुझसे। पहली बात तो मैं पाताल लोक का ऑडिशन देने में इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा। उस समय मेरा एक शो था सूरत में, तो उसकी प्लानिंग चल रही थी। थिएटर शो था? नहीं, मेरा एक डांस शो था। अच्छा। एक मैंने इंटरनेशनल डांस कंपटीशन रखा था, उसका फिनाले सूरत में हम लोग करने वाले थे। 2022 की बात है ये। तो उसी की प्लानिंग्स में मैं लगा हुआ था, और मेरे एक फ्रेंड हैं यहाँ पर समीर पहाड़िया, वहाँ से मेरे पास में कॉल आया ऑडिशन के लिए। बट मैं 3 दिन मेरे पास में कॉल आए, मैं गया नहीं था। तीसरे दिन मेरा एक फ्रेंड है आकाश मोहन, तो समीर भाई का जहाँ ऑफिस था उसी एरिया में हम लोग किसी काम से गए थे, हम लोग फ्री हो गए थे, और फिर आकाश ने मुझे कहा कि चलो फ्री तो हो ही गए तो चलते हैं। मैंने कहा चलो जेके चलते हैं, जेके जो कि हमारा थिएटर है। वहाँ गए, बोला वहाँ चल के क्या करेंगे, वहाँ पे भी टाइम पास ही होगा, तो 2 घंटे का हमारे पास में समय है, तो समीर भाई के यहाँ चलते हैं। तो उनका यार वहाँ पे जाऊँगा 2 घंटे खर्च हो जाएंगे। तो आकाश ने बोला कि वहाँ पे भी तो 2 घंटे खर्च करेंगे अपन, तो इससे बेटर है कि ऑडिशन दे देते हैं, आपका एम तो यही है। तो मेरे को आकाश लेकर गया, और इसका क्रेडिट मैं आकाश को देता हूँ जो मुझे पाताल लोक मिली है। तो वहाँ गए तो समीर का असिस्टेंट था वहाँ पर, उसने मेरे को कैरेक्टर ब्रीफ किया, मैंने ऑडिशन दिया। तो हर एक आर्टिस्ट को होता है कि एक ऑडिशन देने के बाद में उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं यार इसमें तो मैं होगा, इसमें तो मैं लोक होऊंगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिशन दिया हमने, 2-3 टेक लिए, और जो बेटर था वो लोक किया उसने। और जैसे ही ऑडिशन दिया तो मैं सेटिस्फाइड था अपने ऑडिशन से, तो मेरे दिल ने कहा कि तू लोक है। तो दूसरे दिन मेरे पास में समीर का कॉल आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोक हो। तो सब कुछ एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, हमारी सारी बातचीत हो गई, सब कुछ लोक हो गया। फिर यहाँ से मेरा वो था, दीमापुर में मेरा शूट था, नागालैंड में। तो यहाँ से दिल्ली फ्लाइट से गया, दिल्ली से कोलकाता की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वहाँ गए, वहाँ से फिर दीमापुर की कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो कोलकाता में हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद भी सामने के सामने अब वो मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी। मतलब 9:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी कोलकाता से दीमापुर, और मेरी फैमिली रहती है दीमापुर में, तो मैं वहाँ पर फ़ोन पे बात कर रहा था और भूल गया मैं
मेरे साथ में दिल्ली से एक आर्टिस्ट बैठा था जो कि मेरे छोटे भाई का कैरेक्टर कर रहा था, वो भी अपने घर पे फ़ोन पे बात करने लग गया। तो हम दोनों के माइंड से स्लिप हो गया कि हमारी 9:35 की फ़्लाइट है। हाँ। और 9:25 पे हमें याद आया कि अरे हमारी फ़्लाइट है। हम भाग के हमारे गेट पर गए, लेकिन फ्लाइट निकल चुकी थी, वो गेट लॉक हो गया था। तो फिर बहुत रिक्वेस्ट करी तो नहीं हो पाया। उसके बाद दिल की धड़कनें बढ़ गई कि हम क्या जवाब देंगे। फिर मैंने प्रोडक्शन को फ़ोन किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। शाम तक हम फिर कोलकाता में बैठे रहे और मेरा दीमापुर में पहुंचते के साथ में मेरा लुक टेस्ट था, कॉस्ट्यूम ट्रायल था 11 बजे। टाइमिंग्स जो आपका डिसाइडेड, हाँ, वो सब गड़बड़ हो गया। फिर उन लोगों को भी, प्रोडक्शन को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। बाकी कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जयदीप सर के साथ में जब हमने काम किया तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था जयदीप अहलावत बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के लिए। तो जब हमारी रिहर्सल हुई, रीडिंग सेशन हुआ, तो मैं काफ़ी नर्वस था। लेकिन जैसे जयदीप सर से बातचीत हुई, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कितना टाइम से आप इस फील्ड में हो। तो 5 मिनट की बातचीत हुई और इस 5 मिनट में ही उन्होंने मुझे अपना बना लिया। तो अमूमन मेरे से ऐसा होता नहीं है, बट उस वक्त पता नहीं क्या हुआ। तो वो अभी जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ उसी पोजीशन में बैठे हुए थे और मैंने उनके पैर छुए। तो सीनियर है, बिल्कुल। तो मैंने पैर छुए तो वो थोड़ा सा घबरा गए और बोला उन्होंने, क्या करने लाग रहे है ना, क्योंकि वो वहाँ से है, हरियाणा से हैं। तो उन्होंने सीधा ये बोला, अरे अरे क्या करने लाग रहे हैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर आप मेरे सीनियर हैं, तो आज आपके साथ काम करके बड़ी खुशी हो रही है। तो फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा और एक ही बात कही कि कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं होता है, तू भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ। फिर पूछा कहाँ से हो, तो मैंने बोला मैं राजस्थान से हूँ। अरे यार आपा दोनों तो पड़ोसी हैं, तू राजस्थान रो है और मैं हरियाणा रहूँ, आपा दोनों भाइया, चल सीन देवा बढ़िया। बस जो ये बात उन्होंने कही, ये लाइन फिर इम्प्रोवाइज भी की गई थी। उसमें एक डायलॉग है, मेरा बाजोरिया का कैरेक्टर था और उन्होंने एक लाइन कही थी, बाजोरिया साहब आप राजस्थान के हो, मैं हरियाणा का हूँ, हम तो पड़ोसी हैं। तो ये इम्प्रोवाइज लाइन थी उसमें। बस वो डायलॉग में था नहीं, मतलब वो स्क्रिप्ट में नहीं था। हाँ, वो स्क्रिप्ट में नहीं था। जैसे उन्हें मालूम चला कि मैं राजस्थान से हूँ और वो मारवाड़ी बिजनेसमैन का मेरा कैरेक्टर था, तो उन्होंने ये लाइन एड ऑन कर दी थी उसमें। बहुत अच्छी बात है। और सर जैसा कि आपने पूरी स्टोरी बताई, इसमें इतने उतार चढ़ाव रहे, क्योंकि आपको एक क्या होता है ना कि एक पूरा प्रोसेस होता है, आपको टाइमली पहुंचना था लेकिन कुछ चीज़ें डिले हुई, आप एटलीस्ट फिर भी आपको पहुंचना है काम पे। और आपकी मुलाकात उनके साथ में हुई, जयदीप अहलावत जी के साथ में, क्योंकि आपको उनके साथ में ही स्क्रीन शेयर करनी थी। लेकिन एक अच्छे और फाइन आर्टिस्ट की यही पहचान होती है, जैसे कि उन्होंने आपके साथ में ट्रीट किया। और आप हमारे लिए बहुत ही, मतलब ये कहेंगे कि जयपुर की शान है, एक इतने उम्दा कलाकार हैं, हमारे गुरु तुल्य हैं आप। और बिल्कुल सर, क्योंकि हमने आपके साथ काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। और हम यही चाहेंगे कि आप और लाइफ में आगे ग्रो करें और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने। ओवरऑल थ्रू आउट आपकी जो जर्नी है उसमें ऐसा कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट हो या सीरियल हो तो वो आपको सबसे ज़्यादा याद आया हो, मतलब आपके जहन में वो चीज़ हो कि ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा काम था, या फिर ये जो मुझे ये एनवायरनमेंट जो था मेरे लिए ये बहुत अलग था, तो ऐसा कुछ हुआ है सर? नहीं, देखो काम तो जितने भी किए हैं वो सब बहुत अच्छे काम थे जी। उसमें से ऐसा चूज करना बड़ा मुश्किल है, और अगर चूज किया जाएगा तो वो दूसरे किसी काम के साथ में नाइंसाफी होगी। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात बोली तो आपने। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम काम होता है। और जब तक हम काम की इज्जत नहीं करेंगे तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं किसी काम में कंपेयर नहीं करता, वो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। बिल्कुल सर, और यही होना चाहिए सभी, और आर्टिस्टों को भी इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग क्या होता है अपना काम को क्या खुद को भी कमतर आंक लेते हैं कि भाई मैंने इतना सही तो काम किया ये, क्योंकि जर्नी सबकी ज़ीरो से शुरू होती है, डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे, आपके डेडिकेशन पे। बिल्कुल। तो
वो चीज़ सभी के अंदर होनी चाहिए और आपकी लाइफ जर्नी से सबको इंस्पायर होना चाहिए कि काम को छोटा बड़ा ना माने और जो भी काम आपको मिल रहा है उसको पूरी शिद्दत से करें, तो आप ज़िंदगी में डेफिनेटली ग्रो करेंगे। अपने काम के साथ में ईमानदारी बरतनी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। तो सर आज का जो टाइम चल रहा है हमारी इंडस्ट्री का, तो वेब सीरीज़ का दौर है, अब वर्टिकल सीरीज़ का भी टाइम चल रहा है। तो जो मीडियम है ये वेब सीरीज़ का और वर्टिकल सीरीज़ का, इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तो हो गया सिनेमा, एक टीवी हो गया, और थिएटर से तो आप हैं ही, तो वो तो खैर तो इनके बारे में आपकी क्या राय है, इन मीडियम्स के बारे में? नहीं, जो अभी एक वर्टिकल का जो ज़माना चल रहा है अभी आप कह रहे हो, तो वर्टिकल आपकी प्रोफाइल में कहीं काउंट नहीं होगा। ओके। वर्टिकल जो स्ट्रगलर आर्टिस्ट हैं हमारी तरह, मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। आप स्ट्रगलर नहीं है, आप इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो वर्टिकल जो है वो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है, बट उससे हम कहीं हमारी प्रोफाइल हम जैसे शेयर करते हैं कास्टिंग एजेंसीज में या प्रोडक्शन हाउस में या फिर डायरेक्टर के पास में, तो उसमें वर्टिकल कहीं पे भी काउंट नहीं होता। वर्टिकल ठीक है, आपकी आजीविका चल रही है उससे, और एक तरह से लर्निंग प्रोसेस भी है हाँ, एक्टर के लिए। और वर्टिकल में बहुत सारे ऐसे एक्टर भी हैं जो अभी उनका लर्निंग प्रोसेस भी है। जो नए नए हम चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, जो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, मॉडल होते हैं, उनके लिए वर्टिकल में ज़्यादा काम है। वर्टिकल में रिच चाहिए होता है सब कुछ, क्योंकि वहाँ 1000 करोड़ 500 करोड़ से कम बात होती नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पर सब रिचनेस चाहिए वहाँ पर। उनको चाहे स्टोरी कहीं की भी हो, लेकिन हाँ, रिच लुक हाँ, चाहिए। हाँ। एक्टर चाहे 19 हो, हाँ, लेकिन रिच लुक, आर्टिस्ट का जो लुक है वो रिच होना चाहिए। हाँ। तो सर अब जैसे आज के जो न्यू कमर आर्टिस्ट हैं, चाहे वो थिएटर से जुड़े हों या कुछ लोग होते हैं कि थिएटर करते नहीं हैं, वो डायरेक्ट अपना फिल्म में या टीवी में ट्राई करते हैं, तो उनके लिए आपके क्या सजेशन है? अपनी फील्ड में आने से पहले उनको क्या सोचना और क्या समझना चाहिए फील्ड के बारे में? नहीं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब तक परिपक्व नहीं होंगे जी, जब तक खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि नहीं, मुझे सामने वाला जो समझाएगा, जो सामने वाले को मुझसे चाहिए वो मैं उसे दे पाऊंगा, जब तक खुद का कॉन्फिडेंस नहीं हो इतना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब तक मुंबई के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मुंबई में जाकर मैं स्ट्रगल करूँ या वहाँ पर जाके काम करूँ। एक्टर का लर्निंग प्रोसेस ताउम्र चलता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि डॉक्टर्स को ताउम्र पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते हैं वो जिंदगी भर, लॉयर पढ़ते रहते हैं, उसी तरह से एक्टर का प्रोसेस भी वही है सेम, उसका भी लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। आज बच्चन साहब इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी, इतने बड़े लेजेंड आदमी हैं वो, लेजेंड एक्टर हैं वो भी यही कहते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो सीखना का तो कोई अंत नहीं है, अंत ही नहीं है। तो जो आजकल ऐसा होता है कि हमारे यहाँ थिएटर के अंदर, जयपुर में या जयपुर से बाहर कोई भी थिएटर आर्टिस्ट होता है, वो एक शो करेगा, 2 शो करेगा, 3 शो करेगा, 5 शो करेगा, उसके बाद में यहाँ से उसको थोड़ा सा ये मिल जाएगा कि तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो वो एक गलतफहमी हम लोग पाल लेते हैं कि यार सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, और फिर वो मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद में वहाँ का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर जो कुछ करना होता है वो खुद को करना होता है। हम ये सोच के चले जाते हैं कि ऋषभ भाई मुंबई में है तो वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे, अजय भाई मुंबई में है वो मेरी हेल्प कर देंगे, या मेरा वो फ्रेंड वहाँ पर है, वो फ्रेंड इतने टाइम से है, वो फ्रेंड मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग उनके भरोसे मुंबई में चले जाते हैं। तो किसी के भरोसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सर, अगर आप किसी के भरोसे भी जा रहे हैं तो हो सकता है ना वो भी गया है तो वो भी स्ट्रगल ही कर रहा है, वो भी स्टेब्लिश है नहीं। हाँ, वो आपकी क्या हेल्प करेगा? हाँ, तो ये क्योंकि यहाँ से जो जा रहा है उसे पता नहीं है ना वहाँ का क्या सिनेरियो है। तो वो चीज़ सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि
देखो हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता कि किसी की नहीं, हेल्प हेल्प जिससे जो बन पड़ता है वो करता है। और करते ऐसा नहीं है भी कि हैं। कोई हेल्प नहीं करते हैं, जिससे जो जितना बन पड़ता है। जी। अभी कोई आकर मेरे से कहेगा कि आप मैं उसे काम दिलवा दूं, तो वो मेरे बस का नहीं है। मैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं उसको वहाँ के ऑफिसेस बता सकता हूँ, वहाँ के कास्टिंग वालों के नंबर दे सकता हूँ, वहाँ अगर कोई मेरा डायरेक्टर पहचान का है तो उससे मिलवा सकता हूँ। काम खुद की काबिलियत पे मिलेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि एटलीस्ट आपको खुद को परफॉर्म करोगे, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है हाँ, कि सिफारिश से काम चलता नहीं है। चलता है। कोई जॉब है नहीं कि सिफारिश कर दोगे, आप धीरे धीरे काम सीख जाओगे। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप कि हम सिर्फ किसी को गाइड कर सकते हैं, बस। एश्योरेंस नहीं दे सकते। नहीं दे कि सकते, हम, हाँ। क्योंकि एश्योरेंस हमारे पास में है ही नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं, हम क्योंकि दे ही नहीं सकते। बीइंग एन एक्टर वो खुद उस फेज से चल रहा है, उस फेज से गुजर रहा है। तो बहुत सही बात है सर ये, और सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप, जैसे कि आपने बताया, पूरे परिपक्व होएं और आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ये जो लर्निंग प्रोसेस है पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है। और बस ये होना चाहिए आपको कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ मैं सरवाइव कर सकता हूँ, तो ही आप डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो तो सर, जैसे पूरी आपकी जो जर्नी रही है, थिएटर से आपने शुरुआत की, फिर फिल्म में काम किया आपने, वेब सीरीज़ में भी किया, टीवी में किया, तो संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, और ख़ास तौर पे हमारी इस फील्ड में। नहीं, संघर्ष तो बात आपने बिल्कुल सही कही है कि हर किसी के जीवन में होता है। संघर्ष सबकी जिंदगी में होता है, लेकिन सिर्फ एक्टर का संघर्ष दिखाई देता है। बिल्कुल। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है तो वो भी उसका संघर्ष है, वो उसका कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन उसका संघर्ष भी वो कर रहा है, हर फील्ड वो में दिखेगा नहीं। हाँ। वो किसी और का स्ट्रगल किसी को दिखता नहीं है, एक्टर का स्ट्रगल बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि एक्टर के स्ट्रगल के पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी सबके पीछे होती है, लेकिन सामने वाले की स्टोरी देखने कोई नहीं आता है। एक्टर की स्टोरी जानने के लिए सब लोग बेताब होते हैं। क्योंकि एक्टर की स्टोरी जानने के लिए लोग इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो क्योंकि वो स्क्रीन पे आएगा। हाँ, स्ट्रगल तो हर फील्ड में कर रहे हैं लोग, हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर लोग हर फील्ड में ही कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। लेकिन क्यूरियोसिटी होती है लोगों को स्ट्रगल स्टोरी सुनने की, एक्टर्स की। हाँ। उसका सीधा सा कारण आपने जैसे बता दिया। हम्म। तो ये चीज़ आप लोगों को मतलब समझनी चाहिए कि स्ट्रगल एक्टर्स ही नहीं कर रहे हैं, फील्ड में हाँ, हर इंसान कर रहा हर है, हर इंसान। फील्ड से जुड़ा हुआ कर रहा है। और हमारी फील्ड की भी बात करें तो हमारी फील्ड में भी सिर्फ क्या एक्टर्स ही स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, फील्ड सभी से लोग कर जुड़े रहे हैं। और भी लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, राइटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। साउंड डिपार्टमेंट हो हाँ। गया आपका, ये प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रॉप्स वाले हैं, तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी अपनी लोग कर अपनी रहे जगह हैं, हाँ। स्ट्रगल। तो उस चीज़ को इतना आपको इतना हाइप नहीं देनी चाहिए कि एक एक्टर का ही स्ट्रगल दिखाया जाए। अपनी अपनी जगह सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया, और उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और एक एक्टर को तराशने में जितना काम मुझे तराशने में मुझे खुद को करना होगा, उससे कहीं गुना काम जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि लाइट डिपार्टमेंट के लोग भी उसको तराशना चाहते हैं, उसको बिल्कुल, बिल्कुल। हीरा बनाना चाहते हैं। डायरेक्टर उस एक्टर को हीरा बनाना चाहता है, कास्टिंग डायरेक्टर उस एक्टर को हीरा बनाना चाहता है। तो उन सब की मेहनत से है एक एक्टर जो है वो निखर के आता है। बिल्कुल सर, मेरा बिल्कुल। ऐसा मानना है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है आपने, क्योंकि एक एक्टर को स्क्रीन पे दिखाने के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, जैसा कि आपने बताया। तो सर, पूरी जर्नी के दौरान हमने संघर्ष की बात की, संघर्ष पे भी हमने बात की कि संघर्ष सिर्फ एक्टर का ही नहीं होता, सभी लोगों का होता है। तो कभी आपको कोई चीज़ ऐसा डिमोटिवेट की हो लाइफ में ड्यूरिंग स्ट्रगल पीरियड या थिएटर के दिनों में, कि ये सब मुझे नहीं करना चाहिए या गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा कभी डिमोटिवेशन आया? आया, अच्छा। आया। मैं जब ये सपना कहाँ से आया मेरे दिमाग में कि मुझे एक्टर बनना है,
मैं छोटा सा था, 5th क्लास का स्टूडेंट हुआ करता था। और स्कूल से आते ही मैं घर पे टीवी ऑन करके बैठ जाता था, चाहे कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। यूनिफॉर्म भी बाद में चेंज करता था, आते टीवी ऑन करता था। उस ज़माने में एक छोटा सा टीवी हुआ करता था हमारे पास में, पोर्टेबल 14 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो मेरे पापा अक्सर मुझे कहा करते थे कि तू इतना टीवी देखेगा तो मैं तुझे एक दिन इस टीवी में ही भर्ती करवा दूंगा। अच्छा। कई बार मेरे पापा मुझे कहते थे। तो एक बार मैं कोई फिल्म देख रहा था, उसमें आई थिंक कादर खान साहब थे और बहुत हेल्दी थे वो। मेरे पापा भी उस टाइम पर बहुत हेल्दी थे और छोटा सा टीवी हुआ करता था। तो मैं, पापा पास में खड़े थे, मैंने पापा को देखा टीवी स्क्रीन पे, मैं कादर खान को देख रहा था, कादर खान साहब को, सॉरी अमजद खान साहब को, उनको देख रहा था। तो दिमाग में आया, एक होता है ना बच्चों का जो दिमाग है वो कुछ भी आ जाता है, कुछ भी कह देते हैं। तो मैंने सोचा बोले कि ये जो, मैं नाम तो जानता नहीं था उस टाइम पर कि ये कौन है। तो मैंने सोचा, मन का ये टीवी हमारा इतना सा है और इस टीवी के अंदर जो ये आदमी है वो इतना मोटा है और पापा भी हेल्दी हैं, मोटे हैं। तो इतने से टीवी के अंदर इतना मोटा आदमी कैसे आ सकता है? ये आपने पूछा? नहीं, ये मेरे मन में आया। अच्छा। और पापा अक्सर मुझे कहते ही थे कि तू ज्यादा टीवी देखेगा तो मैं तुझे टीवी में भर्ती करा दूंगा। तो ये थॉट डेवलप हुआ कि एक दिन मैं मेरे पापा को इस टीवी में आकर ही बताऊंगा। अच्छा। ये थॉट वहां से डेवलप हुआ था। और फिर 18 साल की उम्र में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। थिएटर का मतलब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सिनेमा हॉल। तो मैंने पारस सिनेमा हॉल के अंदर नौकरी की थी। अच्छा। वहाँ के कैंटीन में उसी दौरान अच्छा। जब मैं थिएटर ज्वाइन भी नहीं किया था। फिर मुझे सब लोग कहते थे कि कॉलोनी के एक दो दोस्त कहते थे कि तुझे एक्टर बनना है तो तू थिएटर ज्वाइन कर, थिएटर ज्वाइन कर। तो मेरे किसी जानकार के थ्रू मैं पारस सिनेमा हॉल में कैंटीन में मैंने नौकरी करी। तो क्योंकि आपको लगा कि थिएटर तो यही हाँ। और एक्टर्स आते रहते थे प्रमोशन के लिए, या जयपुर में आए तो कभी फिल्म के प्रमोशन के लिए। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर किसी दिन अजय देवगन आएंगे और वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाएंगे। तो फिर वहां पे ऐसा कुछ ख्याली पुलाव था, ये सब तो ऐसा कुछ तो होना था नहीं। फिर मुझे लगा कि यार मैं इस काम के लिए तो पैदा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर सिनेमा हॉल में कचौरी ले लो, समोसा ले लो, कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो फिर मैंने छोड़ दिया। 10-15 दिन मैंने वहाँ पे जॉब किया था। फिर मेरा एक फ्रेंड ने कहा कि थिएटर ज्वाइन कर, मैंने थिएटर ज्वाइन किया। और थिएटर ज्वाइन करने के बाद में, थिएटर सबसे पहले जो है वो आपके जितने भी रिलेशन है उनको तोड़ता है। सबसे पहले अपनी फैमिली को तोड़ता है, सबसे अलग कर देता है वो। तो मेरी फैमिली फेवर में थी नहीं, तो वो उस समय थोड़ा सा मुश्किल था कि पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं और कैसे इसको मैं कंटिन्यू करूं। तो वो प्रॉब्लम्स आती रहती थी। पैसे नहीं हुआ करते थे। कभी किसी दोस्त से 10 रुपए उधार लिए कि यार मेरे को रविंद्र मंच पर जाना है, कभी किसी दोस्त से उधार लिए। तो ऐसे हम लोग जाते थे। फिर धीरे धीरे मन में आया कि यार थिएटर से कोई पैसा तो मिलता नहीं है। आज 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, पैसा कुछ मिल नहीं रहा। तब आया मन में कि छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। फिर फैमिली तब भी सपोर्ट में नहीं थी। फिर बाद में एक वक्त ऐसा आया, उस समय मैंने सोचा, मैंने कहा यार किराने की दुकान खोल लेनी चाहिए या कहीं जॉब कर लेनी चाहिए, या फिर कुछ नहीं तो किसी दूसरे कोने में जाकर, जयपुर के दूसरे किसी कोने में जाकर एक चाय की दुकान खोल लेता हूँ कि पैसा तो आएगा। पैसा आएगा तो थिएटर भी होगा, और जब पैसा आएगा तो फैमिली भी थोड़ा सा सपोर्ट में आ जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, काम भी कर रहा है और ये अपना शौक भी पूरा कर रहा है। इस तरह के उतार चढ़ाव कई बार आए थे। कई बार सोचा था कि छोड़ दें, लेकिन एक जिद भी थी कि करना है तो कुछ कर गुजरना है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आई, उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ता रहा, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में लाइफ में और भी आगे बढ़ता रहूँगा। बिल्कुल सर, और हम यही चाहते हैं आप लाइफ में आगे बढ़ें, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें। और उतार चढ़ाव जीवन में हर किसी के आते हैं। हाँ। और वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो सर
बहुत अच्छी बात कही आपने, और व्यूवर्स को देखना चाहिए, सर की बातों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि किसी भी चीज़ से आपको घबरा कर रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रुकना किसी चीज़ का हल नहीं होता। तो सर, जैसा कि हमारी फील्ड है, हम लोग कैमरा डेली फेस करते हैं, कैमरा पे हमारा काम होता है। इनिशियली तो क्या होता है, सभी एक्टर्स के साथ में होती है प्रॉब्लम कि कैमरे के सामने आते ही वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा इंसिडेंट कब हुआ, और क्या आज भी कभी नर्वसनेस होती है? नहीं, वो तो जो रेगुलर स्क्रीन पर काम करते हैं, कैमरे पर काम करते हैं, उनके साथ में नहीं होता कि वो थोड़ा सा नर्वस हो जाए, क्योंकि उनका रूटीन है, वो रूटीन है, उनकी लाइफ का पार्ट है, वो कैमरा पार्ट है उनकी लाइफ का। तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक सीरियल किया था, बेंदनी, प्रथाओं की ओढ़े चुनरी बेंदनी, जो कि राजस्थानी बैकग्राउंड पर था, और उसमें मैंने काली की भूमिका निभाई थी। नेगेटिव लीड था उसमें। काली ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो उसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो मैं हमारे शो के जो प्रोड्यूसर साहब थे, श्री रघुवीर सिंह शेखावत साहब, उनको मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि काली को उन्होंने पैदा किया है। वो राइटर भी हैं, इस शो के राइटर वो नहीं थे, बट दिमाग में काली को उन्होंने ही पैदा किया था। और काली को जो भी ऑडियंस से रिस्पॉन्स मिला, उसका पूरा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। तो अभी आपने बात करी कि कभी आप घबराए, नर्वसनेस हुई, वैसा है ना। तो जब मैं बेंदनी के सेट पर गया था, यहीं राजस्थान में सामोद में उसका शूट था मेरा, तो जब गया था वहाँ पर तो वही कॉन्फिडेंस था। तो सेट पे गया रेडी होकर। लास्ट ईयर जुलाई का टाइम था, सामोद में बहुत गर्मी थी, जयपुर में भी थी। वहाँ पे एक मिट्टी का टीला हुआ था, तो वहाँ पर हमारा पूरा सेट था वो। तो सुबह से शाम तक मैं वहाँ बैठा रहा, और जो मुझे डायलॉग्स दिए गए थे उसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इसमें कुछ कमी है, तो उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ एक वर्ड्स एड ऑन कर लिए थे। और अब मैं प्रिपेयर था, जो मैंने एड ऑन किया उसके साथ में। जब कैमरा रोल हुआ, मेरा टेक लग रहा था, तो जब मैंने वही परफॉर्म किया जो मैंने रेडी किया सुबह से शाम तक। तो बार बार रिटेक हो, डायरेक्टर बोले कि नहीं सर आपकी ये लाइन नहीं थी, ये लाइन है, नहीं सर ये लाइन है, नहीं सर ये लाइन है। कम से कम 10-15 रिटेक हुए, और मुझे ये लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझसे हो क्यों नहीं रहा। तो जब 3 रिटेक हुए, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता गया। तो उस समय मुझे काफ़ी फील भी हुआ। पीछे जो गांव का क्राउड भी बैठा हुआ था मेरे, तो उन लोगों की वो लाइनें याद हो गई थी, लेकिन वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो उस समय बड़ा मैंने अपने आप को ये समझा कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, लेकिन वो हो गया। फिर नेक्स्ट डे प्रोड्यूसर सर से, रघुवीर सर से मेरी बातचीत हुई, और मैंने उन्हें सॉरी बोला कि सॉरी सर, आपने जिस थॉट के साथ में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, जिस भरोसे के साथ में आपने मुझे काली दिया था, मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया। कल मेरे से ऐसे प्रॉब्लम हो गई। तो सर ने कहा कि आज एक बात बताओ। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, खुद का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर जो है वो कैसा प्लेयर है। मैंने कहा बेस्ट प्लेयर है। मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है ना कि वो 0 पे आउट हो गया है। बिल्कुल सर। मैंने कहा हाँ सर हुआ है। कई बार मेरे साथ में भी होता है कि मैं स्क्रिप्ट जब कहीं पिच करता हूँ, किसी प्रोड्यूसर को, किसी चैनल को पिच करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी कमियां निकलती है ना। तो कई बार मुझे लिखना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 5-7 ड्राफ्ट मुझे देने पड़ते हैं, तब जाकर मेरा वो स्क्रिप्ट फाइनल होता है। तो इसका मतलब मैं अच्छा राइटर नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं सर, आप बहुत अच्छे राइटर हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे मेरे साथ में होता है, या सचिन तेंदुलकर साहब के साथ में होता है कि 0 पे आउट हो जाते हैं, तो हर एक्टर के साथ में भी होता है वो।
बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में भी होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नर्वस मत हो, जो आप कर रहे हो रीटेक हो रहे हैं, होने दो, कोई बात नहीं है। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा हुआ था, इंकरेजमेंट मिला आपको हाँ। उनकी बातों से। तो फिर धीरे 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 जब शो आगे बढ़ता गया, शो के साथ में काली भी आगे बढ़ता गया, तो काली से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। लोगों ने काली को बहुत पसंद किया। बिल्कुल सर। और अभी भी लोग मुझे काली कहते हैं। आपको वो कैरेक्टर लोगों के जहन में इतना रम हाँ। चुका है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर था आपका। कैरेक्टर बहुत अच्छा था, काली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल सर, एज एन एक्टर आपको बहुत सी लर्निंग दी है उस कैरेक्टर ने। बहुत अच्छी बात है सर, और हम चाहेंगे ऐसे कैरेक्टर्स आगे भी आप करते रहें। नहीं, मैं मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर करना ही मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव में करने के लिए बहुत कुछ होता है। और मैंने अब तक जो भी प्रोजेक्ट किए हैं उनमें मैक्सिमम मैंने नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्ले किए हैं, पॉजिटिव कम किए हैं। अच्छा तो आपका मतलब जो रुझान है वो नेगेटिव कैरेक्टर्स पे ज़्यादा रहता है। नेगेटिव और इमोशनल जो होता है कैरेक्टर, लाइक अजय देवगन। बिल्कुल सही बात बोली है सर आपने, क्योंकि वो रिजेंबल करते हैं उनका जो कैरेक्टर है उससे। आप अपना जैसे लाइफ में जो कैरेक्टर्स प्ले करना चाहते हैं वैसा, तो हम यही विश करेंगे सर आपको, जैसा आप चाहते हैं, जैसा काम करना चाहते हैं लाइफ में, वैसे काम आपको मिले, और डे बाय डे आप ग्रो करें अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। यही है हमारी विश आपके लिए। तो जैसे होता है कि इस फील्ड में लोग आने से पहले या आ भी जाते हैं, उनको कुछ टाइम भी हो जाता है। जैसे थिएटर की बात करें तो थिएटर में अर्निंग सोर्स नहीं है तो बहुत ना के बराबर है। तो इंसान को क्या है, सर्वाइवल के लिए तो पैसा चाहिए। तो कुछ लोग साथ में कुछ बिजनेस भी कर लेते हैं। तो आपके माइंड में ऐसा कुछ था कि कुछ एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इसके साथ, या फिर कुछ ऐसा आपने प्लानिंग कर रखी हो कि अगर ये नहीं तो ये तो कर ही लूँगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा सेकंड ऑप्शन तो है कि जब थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब साइड में कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बट अभी तक तो सिर्फ यही है कि इसी पे फोकस इसी पर है पूरा। और ग्रेस ऑफ गॉड कि आपका काम भी चल रहा है, और जैसा हम लोग चाहते हैं, जैसा आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं काम, तो आपको मिलता जा रहा है। क्योंकि बहुत से एक्टर्स के साथ में ऐसा होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं काम नहीं मिलने की वजह से। काम नहीं मिलने की वजह से भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि एक फैमिली का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। मुंबई में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मेरे दोस्त लोग भी हैं, और भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वहाँ पर। तो सालों से उनको काम नहीं मिला, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यार मैं अपने शहर में अपनी फैमिली से बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आया था, बहुत बड़े बड़े सपने में लेकर मैं इस शहर में आया था, तो मैं उन सपनों को पूरा करके ही जाऊंगा। तो कई लोग फिर वापस लौट के घर पे भी नहीं आते हैं। वो वहाँ पर चाहे जैसे वहाँ पर वो सरवाइव करेंगे, है ना, भूखे रह लेंगे, स्टेशन पर सो जाएंगे। कई बार होती है ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि काम नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो हर तरह से वहाँ पे सरवाइव करने के लिए रेडी रहते हैं। रेडी रहना चाहिए, क्योंकि वो डेडिकेशन है उनमें कि नहीं करना है, कुछ करना है। और कई लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म भी हो जाता है, तो वो वापस लौट कर आ जाते हैं। तो ये एक्टर्स के साथ में या हर एक किसी आर्टिस्ट के साथ में होता रहता है। और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है आपका, आपकी जो आप एज एन एक्टर काम करना चाह रहे हैं, यही चीजें फिर आगे जाकर स्टोरी बनती है। यही बनती है, और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स की यही स्टोरी है। तो लाइफ में सर सबसे बड़ा कोई टर्निंग पॉइंट रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी? टर्निंग पॉइंट तो कि कई बार जैसा ऐसा होता है कि सोचा कुछ और हुआ कुछ, और वो हुआ अच्छा ही हुआ। नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट आया था। मैं जब 2009 में गया था मुंबई, तब मैं ज़्यादा समय मुंबई शहर को नहीं दे पाया था, मुश्किल से 3 महीना। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरी शादी हो गई थी।
शादी के बाद मैं दोबारा जा नहीं पाया था क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। और तब ये बात सोची थी मैंने, मुंबई गया था कि सेलिब्रिटी बनना है। तो जब वापस जयपुर आया तो वो माइंडसेट था कि बनना मुझे सेलिब्रिटी है। तो फिर उस टाइम पर मैंने हमारी जैन कम्युनिटी के साथ में मिलकर मैंने थिएटर शुरू किया। ड्रामा हमारे रिलीजन का एक पार्ट है। बहुत सारे हमारे भगवान की और गुरु जी की स्टोरीज हैं, तो उनके ऊपर ड्रामा होते हैं। तो फिर मैंने हमारी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी के अंदर मैंने काम करना शुरू किया। और जब जैन कम्युनिटी में काम करना शुरू किया तो बनना तो सेलिब्रिटी था जी। तो धीरे धीरे जैन कम्युनिटी में एक सेलिब्रिटी की तरह मुझे देखा जाने लगा। और आज मेरे भगवान के आशीर्वाद से अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल सर। और जयपुर में आपको, आपकी कम्युनिटी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं जानता हो, और आपके अच्छे कामों की वजह से सब जानते हैं, आपके बिहेवियर की वजह से लोग जानते हैं। और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, थिएटर में भी, फिल्म्स और वेब में तो कर ही रहे हैं। और हम यही आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा करता रहें और लोगों का मार्गदर्शन करते रहें आप। नहीं, ये जिस भी मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें भगवान का आशीर्वाद तो है, मेरे गुरुजी का भी आशीर्वाद है, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, मम्मी पापा भाई या जो हमारे घर की बहुएं हैं, है ना, उन सब का सपोर्ट नहीं होता तो शायद इतना आगे ग्रो नहीं कर पाता। तो मेरी एक छोटी बेटी है 11 साल की, वो यहीं रहती है जयपुर में, तो वो अपने चाचा चाची और बाबा के पास में रहती है। मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी कोविड में, तो तब से उसकी जिम्मेदारियां उसकी दोनों चाची ने संभाल रखी है। तो उन दोनों की वजह से मैं मुंबई में रहकर काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता या जो हमारे घर की बहू है, मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ है, उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं, क्योंकि वो पूरा आपकी बेटी की जो जिम्मेदारी है वो सारी वो सब मेरे दोनों भाई और पापा और दोनों बहू संभाल, उस चीज़ से आप फ्री हैं, मतलब हाँ, कि घर पे देखने वाले हैं। हाँ, ऐसा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है सर, और भगवान का आशीर्वाद है और यूं ही बना रहे। और जैसे बेटी है आपकी, गुड़िया 11 साल की है, तो बेटी का भी इंटरेस्ट है आपकी तरह एक्टर बनने का? हाँ। अच्छा। नहीं, लेकिन उसका एक्टर बनने का नहीं है, बेसिकली उसको आर्टिस्ट बनना है। अच्छा। और बहुत शार्प माइंड है उसका। उसको वैसे तो उसका ड्रीम है पेंटर बनने का, कि मुझे पेंटर बनना है। उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है अभी, और एक्टर के गुण उसके पैदाइशी हैं। हाँ, वो आपकी वजह से है। तो सर ये मैं आखिरी में आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी लोग, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो फिल्म्स और टीवी से जुड़े हो, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, पॉजिटिव साइड में वो मैसेज, कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो अपना सर्वाइवल बेहतर तरीके से कर पाएँ? और थ्रू आउट आपकी जो जर्नी हमने एपिसोड में कवर की, उससे वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या हर्डल्स होते हैं, क्या क्या परेशानियों का आपने सामना किया और किस तरीके से उनसे आप उबरे। तो वो उसके बारे में आप लोग सुझाव हमारे यंगस्टर्स जो एक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं थिएटर के, उनको दे सकते हैं? नहीं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सपने देखो, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और छोटे सपने मत देखो, कुछ बड़ा सपना समझो। जैसे कि जो भी एक्टर्स हैं या जो भी हमारे साथी हैं जो थिएटर से रिलेटेड काम करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, तो वो मैक्सिमम जो आज की जो जनरेशन है वो मैक्सिमम इसी थॉट के साथ में आती है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, या ग्लैमर की चकाचौंध को देखकर आते हैं। तो उस चकाचौंध में ना बहें, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको सही रास्ते भी दिखाएगा, गलत रास्ते भी दिखाएगा, आपको बार बार तोड़ेगा। आपकी बहुत सारी आपको वहाँ पर एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारे अच्छे लोगों से भी उस शहर में आपको मिलने का मौका मिलेगा, और उन लोगों से बच के ज़रूर रहना चाहिए जो गलत लोग हैं।
वो जो सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फ़ायदा उठाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और काम देने वाले लोग बहुत कम हैं। और मुंबई जाओ तो पहले अपने आप को परिपक्व करो, यहाँ पर स्पेशली कैमरा से रिलेटेड जो आप काम करना चाहते हैं, तो कैमरा फेमिलियर बनो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे पर काम करो, बट थिएटर को मत छोड़ो। थिएटर आपको सिर्फ इंडस्ट्री में जगह नहीं देगा, वो आपकी ज़िंदगी को संवारने में थिएटर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो सीखो, पढ़ो, और अपना जो सीखने का जो गिलास है, ये जो गिलास है, ये जो कप है, इसको कभी भरने मत दो, इसको हमेशा खाली रखो, क्योंकि ये खाली रहेगा तो हम इसमें और सीखते जाएंगे। और अगर हमने ये सोच लिया कि यार मुझे सब कुछ आता है, तो फिर हमारा कैरियर वहीं खत्म हो जाएगा, गुंजाइश नहीं बचेगी फिर। क्योंकि अगर खाली रहेगा आपके अंदर वो जगह बची रहेगी कि तो आप सीख पाओगे। हाँ। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर आपने ये कप वाला, और आई होप लोग समझेंगे इस चीज़ को, पॉजिटिविटी में लेंगे। और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ में बने रहने के लिए, और आपने अपना टाइम दिया, और ये इट्स एन ऑनर टू अस। नहीं, थैंक यू तो आपका है, आपका हक है, आपको थैंक्स टू यू कि आपने अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी कहानी या मेरा स्ट्रगल लोगों तक, हमारी ऑडियंस तक पहुंचाया, और आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा प्लेजर है ये, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें टाइम दिया उसके लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप मैं इनके लिए बताना चाहूँगा कि ये भी पेशे से एक्टर हैं, और अभी इन्होंने ये एक नई जर्नी स्टार्ट करी है, पॉडकास्ट की जर्नी। और ये ऋषभ भाई बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत सिंसियर एक्टर हैं, और बहुत सिंसियर आदमी है, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं। और स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि मेरा ही है या बाकी और आर्टिस्ट का भी है, स्ट्रगल ऋषभ भाई भी कर रहे हैं। और तो मैं ऋषभ भाई के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस पॉडकास्ट को देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, और ऋषभ भाई के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच।